हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 12%, बी है 28%, सी है 22% और डी है 18%। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 28%। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। वहीं अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर की न्यूनतम दर कितनी प्रतिशत है। आपसे सर्वोच्च दर पूछा गया तब तो 28% हुआ, लेकिन अगर न्यूनतम दर पूछा जाता तो तब ध्यान रखिएगा 0%। कितना हो जाएगा, तो 0%। वहीं और पॉइंट की बात करें तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में डायरेक्ट जीएसटी ही लिख देते हैं। जीएसटी के दरों को कितने स्लैब में बांटा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 स्लैब में। कितने में? 5 स्लैब में बांटा गया। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। बांटा गया है 5 स्लैब में। क्या हो जाएगा, तो 5 स्लैब में हो जाएगा 0%, 5%, 12%, 18% और क्या हो जाएगा 28%, जिसमें 28% सर्वोच्च दर और न्यूनतम दर 0%। ये ध्यान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ये बात भी ध्यान रख लेना है। और भारत में जीएसटी की अगर हम बात कर ले कि भारत में जीएसटी लागू कब की गई, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। ठीक, उसी तरह से एक पॉइंट इसमें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो भारत में जीएसटी है, भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस पर आधारित है। ठीक, आधारित है। तो देख लीजिए एक प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारियां मिल चुकी। इसी तरह से बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न पर। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये किसके करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चूंकि अगर बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की, राज्यपाल की नियुक्ति तो ये किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये पॉइंट हो गया। वहीं अगर बात करें राज्यपाल का चर्चा आया है, तो राज्यपाल जो है वो क्या होता है, तो राज्य का, कहाँ का, तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख होता है। यानी कि कह सकते हैं संवैधानिक मुखिया होता है। वहीं बात करें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्या कहता है 155 के अंदर अनुच्छेद 155 करिएगा कि अनुच्छेद 155 के द्वारा क्या होता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। यानी कि एक प्रश्न से आपको और कितनी सारे प्रश्न बन सकते हैं, उसी तरह का सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। वहीं बात करें, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, ध्यान रख लीजिएगा कि 7वें संविधान संशोधन
अधिनियम कौन सा 1956 के तहत, किसके तहत? पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि 7वां और कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो 1956 के तहत क्या होता है कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या होता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तो जो भी संबंधित बिंदु बताए जाते हैं आप लोग लिखा करें। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चूंकि जीके जीएस का प्रश्न है तो इसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये बिहार के जमुई जिला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जमुई जिला में। वहीं नकटी डैम पक्षी अभयारण्य की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, तो 1987 में। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। वहीं जमुई जिला का ही ध्यान रख लीजिएगा। जमुई जिला का नागी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य, यहाँ क्या था, नकटी डैम, और नागी डैम पक्षी अभयारण्य भी कहाँ हो जाएगा, तो ये भी जमुई जिला में ही हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, कौन सी धारा, तो 1972 की धारा 18 के अनुसार, ईस्वी में 1972 ध्यान रखिएगा, और धारा 18 के अनुसार बात करें तो 25 फरवरी 1984 को क्या किया गया था, पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। पक्षी अभयारण्य क्या कर दिया गया था, घोषित किया गया था, घोषित किया गया था। तो ये सब सारी जानकारी जो भी आपको दी जाती है प्लीज नोट डाउन कर लिया करें। आगे की ओर बढ़ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? पहले भी हम लोग सोन नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, रोहतास जिला से ये क्या करता है, बिहार में प्रवेश करता है। वही रोहतास जिला जो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, सर्वाधिक साक्षर जिला में आता है, सर्वाधिक साक्षर जिला में आता है। ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें कि सोन नदी का पूछ ले आपसे कि सोन नदी का उद्गम, तब ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कहाँ से है, तो अमरकंटक पहाड़ी से। ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। अमरकंटक पहाड़ी से है इसका क्या, उद्गम की बात हो गई। और ये गंगा की सहायक नदी भी हो जाती है। गंगा की एक क्या है, प्रमुख सहायक नदी भी है। प्रमुख सहायक नदी में भी कौन सी आ जाती है, सोन नदी। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। वहीं बात करें सोन नदी का तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं क्या, कि जो सोन नदी है, सोन नदी वो गंगा की दाहिने ओर से, किस ओर से, तो दाहिने ओर से क्या करता है, गंगा में पटना के निकट मिलती है, पटना के निकट मिलती है। ठीक, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न,
पांचवा प्रश्न आ चुका है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं। रामसर साइट की जब बात आ रही है तो अब बिहार में कुल कितने हैं, 3 रामसर साइट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछता कि बिहार का पहला रामसर साइट, तब पहला रामसर साइट तब कब कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा कांवर ताल। कांवर ताल, कांवर ताल झील की अगर हम बात करें तो ये है कहाँ, तो ये है बेगूसराय जिला में। कहाँ हो जाएगा, तो बेगूसराय में। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। वहीं बात करें कांवर ताल झील की, तो इसको कब, 2020 में ही, कब, 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है कि सूची में शामिल कब किया गया था। ठीक, वही बात रही कि 3 रामसर साइट की बात हुई है, तो एक तो पहला ये हो गया, कांवर झील हो गया। ठीक, वहीं दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा में आप ध्यान रखिएगा कौन सा, एक हो जाएगा नागी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य, जिसकी अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा भी करे थे कि ये कहाँ है, तो जमुई जिला में। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा ये एक नकटी, नकटी पक्षी अभयारण्य। और यही तीनों क्या है, बिहार के रामसर साइट में, और ये भी कहाँ, तो जमुई। ठीक, और इन दोनों अभयारण्य की बात करें कि इन दोनों को कब शामिल किया गया, तो ये दोनों को 2024 में शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो 2024 में। ठीक, तो ये सब सारी बातें आपको ध्यान देते हुए चलना है। आगे की प्रश्न देख लेते हैं। खाली स्थान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा। ठीक, अगर आपको अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको कराया हुआ है। वहीं बात करें, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। वहीं अकबर ने 1571 ईस्वी में, कब, तो 1571 ईस्वी में क्या की थी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ऐड ऑन कर लेना है। ठीक है, हो सके आपसे ये भी पूछ दे, सॉरी 1500, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा कि फतेहपुर सीकरी को चूंकि राजधानी के रूप में पूछ रहा है ना, तो सेंटेंस को अच्छे से लिख लेना है कि 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को क्या कर लिया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। वहीं अगर इसमें और बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अकबर ने गुजरात विजय, कौन विजय में, तो गुजरात विजय, जो कि 1572 से 73 के बीच की बात है, उसके उपलक्ष्य में, उसके उपलक्ष्य में क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा का, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक, निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट इसमें आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। और एक एक प्रश्न और एक एक बिंदु जो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो क्या हो जाएगा, 74.04% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर यहाँ पर पूछता
अकॉर्डिंग टू 2011 से ही बात हो रही है कि इसके जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे कि भारत की पुरुष साक्षरता दर, और एक प्रश्न इससे रहता है जनगणना से, याद रखिएगा, चाहे आप बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए, तब क्या हो जाएगा 82.14%। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना है। वहीं अगर भारत की महिला साक्षरता दर पूछे तो महिला साक्षरता दर भी इसी में लिख लीजिएगा। महिला साक्षरता दर की बात करें तो तब क्या हो जाएगा 64.46%। डाटा आपको याद होना चाहिए। वहीं आप यहाँ पर से आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। साक्षरता वाला राज्य तब कौन हो जाएगा केरल। लेकिन अगर बिहार से पूछता जिला तब क्या हो जाएगा रोहतास। ठीक, वही न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है सारा 2011 के अनुसार, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा तो बिहार। तो हर पॉइंट क्लियर करते हुए आपको चलेंगे। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, और 8वें नंबर पर जाने से पहले ये हमारे सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें। इस सेशन से संबंधित कमेंट भी कर सकते हैं, जहां आपको टॉपिक वाइज से लेकर पूरे क्या कहता है जीके जीएस के हर विषय का एनसीईआरटी बेस्ट निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे। मैराथन भी आपको फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाता है। और चैनल पे सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अभी के अभी कर दिया करें। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये एक बार आप लोग जरूर चेक कर लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आज के जीके जीएस के अगले प्रश्न पे। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध तो कृष्णराज सागर बांध, इसको बनाया गया है कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। वहीं बात करें कृष्णराज सागर बांध का, ये किस राज्य में है तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो और क्या ध्यान रख सकते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि इस बांध की रचना किस बांध की तो कृष्णराज सागर बांध की रचना किसके द्वारा की गई थी तो ध्यान रखिएगा सर एम विश्वेश्वरैया के नाम से की गई थी। ठीक, ये बात हो गई की गई थी। आगे की अगर इसमें पॉइंट की बात करें, आपसे पूछ सकता है क्या कि नामकरण की अगर बात करें, ये तो रचना की गई थी। अगर नामकरण पूछे तो ध्यान रखिएगा कि मैसूर के जो उस टाइम तत्कालीन शासक कृष्णराज वाडेयार, नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाडेयार चतुर्थ ठीक के नाम पर रखा गया था। तो वही से क्या नाम है कृष्णराज सागर बांध नाम पर क्या हुआ था रखा गया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। क्या है 9वां नंबर प्रश्न देख ही लेते हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका या फिर लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम ध्यान रखिएगा लाइफ ऑफ पाई। अगर इसके लेखिका की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यान मार्टर। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक क्या हो जाएगा
यान मार्टल, इनके द्वारा ही लिखी गई है। चूंकि लाइफ ऑफ पाई की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये कनाडा का, कहाँ का, तो कनाडा का एक काल्पनिक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है, काफी बार पूछा भी गया है। वही बात करें कि इसका प्रकाशित कब हुआ था ये वाला उपन्यास, तो प्रकाशित वर्ष था 2001। क्या हो जाएगा, 2001। ठीक, अब इसमें कहानी क्या है लिख सकते हैं। तो यह उपन्यास जो है, यह उपन्यास की अगर बात आई है तो एक लड़के के बारे में, ठीक, एक लड़के के बारे में है। ठीक, क्या है, उसने क्या किया था, तो उसने प्रशांत महासागर में, किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में एक जहाज की तबाही के बाद क्या किया था, एक लाइफ बोट पर रिचर्ड पार्कर नाम के एक बंगाल टाइगर के साथ क्या किया था, 227 दिन बिताया था। बताइए, तो हुआ ना साहसिक कार्य, इसीलिए ये चर्चा में काफी रहता है, पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपसे देखिए चुन चुन के पूछ सकता है, किस महासागर में, किस पर, क्या नाम से, किसके साथ, तो इसीलिए ये आपको इतना डिटेल में बताया गया। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं, जो कि होगा 10 नंबर प्रश्न। 2011 की जन अच्छा देखिए, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है, तो माफी चाहेंगे इसके लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर, अच्छा देख लीजिए, 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो चुके हैं, तो इस पे तो डिस्कस करना नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है, तो आज के लिए इसके लिए खेद रहेगा। आगे से ऐसी समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम क्यों देना। 12 नंबर क्या रह गया, यान मार्टल। तो ये चलिए यहाँ पर एक होमवर्क आप लोग के लिए दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, बाकी आगे के प्रश्नों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, आपसे पहला प्रश्न है, आपको बताना है, क्या बताना है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है पहले प्रश्न का। चूंकि आज हमसे ही टाइपिंग मिस्टेक में कुछ गलती हो गई है, तो आगे से नहीं होगा, होता है कभी कभी। दूसरा प्रश्न आपके लिए रहेगा, क्या आपको बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। प्लीज आंसर दिया करें कमेंट के रूप में। तीसरा प्रश्न जो रहेगा, आपको बता लेना है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। चलिए, तो यहाँ पर आप ही लोग के लिए होमवर्क दे दिया गया। इसी तरह बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है, तो ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये में ही आपको मूल अधिकार भी दिया हुआ है। ठीक है, वहीं बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये आपको पता भी होगा कि ये मूल संविधान का भाग नहीं था। क्या नहीं था, तो इसे सरदार
कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 की सिफारिश द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या है, मौलिक कर्तव्य की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 11। तो ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। वहीं और क्या पॉइंट आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 51 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक। और अगर बात करें तो आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से तो रूस से लिया गया है, ठीक। तो ये सब एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। और सारे विषय के प्रश्न शामिल हैं इसमें, बार बार बोल रहे हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसने हंटर समिति का गठन किया था। कौन सी समिति, तो हंटर समिति। और ये 1919 जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, और ये नाम भी कई बार पूछा गया है। वहीं अगर बात करें तो इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि उसको लौटा दिया था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें कि इस हत्याकांड को, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, तो इस हत्याकांड को C.F. एंड्रूज ने क्या कहा था, जानबूझकर, इस तरह से सेंटेंस के रूप में ध्यान रख लीजिएगा कि क्या कहा था, कि जानबूझकर की गई हत्या, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो हो सके आपसे ये स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाए, ठीक। आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा थी, कूना की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रोएशिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। वहीं बात करें तो क्रोएशिया से एक पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा, कौन सा मुद्रा, यूरो मुद्रा अपनाने वाला क्या बन गया है, ये 20वां देश बन गया है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं पूछा क्या गया है, मुद्रा था, यानी कि कूना पहले मुद्रा था क्रोएशिया का, लेकिन 1 जनवरी 2023 से क्या हो गया, यूरो हो गया है। तो एक एक पॉइंट समझना है। उसी तरह से अगर कुछ और देश की बात करें और उसकी मुद्रा आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे प्रश्न आपसे मिलान के रूप में पूछ लेता है। अगर बात करें ऑस्ट्रिया का, तो इसकी मुद्रा क्या है, इसकी भी मुद्रा यूरो है, ठीक। उसी तरह से पूछ ले अंगोला का, जो आप भूल सकते हैं वही पूछेगा। तो इसका क्या है मुद्रा, क्वांजा, क्या हो जाएगा, क्वांजा। उसी तरह से सऊदी अरब का ध्यान रख सकते हैं,
तो इसका क्या हो जाएगा? रियाल। क्या हो जाएगा? रियाल। अगर आपसे पूछते संयुक्त अरब अमीरात का यानी यूएई का, तो ध्यान रख लीजिएगा दिरहम। यही सब का पूछ लिया जाता है। और किसी का बात करें, हाँ एक ध्यान आ गया, किसका ध्यान रखिएगा? केनिया का पूछ ले तो इसकी मुद्रा है सीलिंग। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में, मतलब ऐसे संबंधित टॉपिक से एक न एक प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये जो थे सितार वादक, क्या थे? सितार से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अरविंद पारिख जी को 2018 में भारत का तीसरा, कैमा, तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। पद्म भूषण भी दिया गया था। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं 2023 की बात करें तो 2023 में तबला वादक कौन? तो तबला वादक जाकिर हुसैन। किनको? तो जाकिर हुसैन को भी, इनको क्या मिला था? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तो ध्यान रख लेना है। ठीक, तो ये सब एक एक बिंदु नोट डाउन जरूर करिए, बार बार बोलते हैं, आप ही लोग के लिए बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है गुप्त राजवंश को। ठीक, किसको? तो गुप्त राजवंश को। वहीं अगर हम बात करें तो प्रतिहार वंश, तो ये आपको पता है कि यहाँ रहता अगर कि गुर्जर प्लस प्रतिहार वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछे तो संस्थापक कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। लोदी वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ठीक, तो यहाँ पर बस चर्चा कर दी गई। वहीं अगर हम बात आई है तो गुप्त काल की, तो ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर ही क्या कहा गया है इसको? इस काल को, हो सके आपसे रीजन पूछ दिया जाए स्टेटमेंट के रूप में, प्राचीन भारत का क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक, ये बात हो गई। वहीं आप ध्यान रख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जब बात आई है तो गुप्त साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो कैसा था शासन व्यवस्था? तो ध्यान रखिएगा, राजतंत्रात्मक। क्या हो जाएगा? राजतंत्रात्मक। ठीक, वहीं गुप्त वंश के शासकों से एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं क्या कहता है, ब्राह्मणों को क्या किया था? सबसे अधिक, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बिहार के कई सारे एग्जामों में। सबसे अधिक ग्राम क्या दिए थे? अनुदान में दिए थे। ठीक, ये बात हो गई। चलिए अब अगले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। और उससे जाने से पहले एक बार फिर से ही आपको चैनल संबंधित जानकारी है, आप लोग खुद बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है, कमेंट जरूर से जरूर किया करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अभी ही कर दीजिए,
चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बस आप लोग देख लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन को कितने डिटेल से पढ़ाया जाता है, और सारा विषय का इसी तरह से, यहाँ तक कि महा मैराथन क्लासेस को भी। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो जीके जीएस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपका कोई सलाह हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब दिया करें। तो आशा करते हैं आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड ही बिल्कुल दिया जा रहा है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो ये होता है 75 दिन के अंदर। ठीक, ये हुई पहला पॉइंट। वहीं आप ध्यान रख सकते हैं कि वित्त विधेयक की जब बात आई है तो पारित करने की प्रक्रिया आपको किस अनुच्छेद में मिलेगी? तो अनुच्छेद 117 में। ठीक, अनुच्छेद 117 में बताई गई है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं वित्त विधेयक की बात जब आ गई तो धन विधेयक भी पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक का परिभाषा जो है आपको किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 110। ठीक, वही बात करें, यहाँ पर कंफ्यूजन आपसे ये बन जाता है कि अगर पूछे कि धन विधेयक, आप लोग क्या करते हैं, सीधे धन विधेयक देखते हैं, 110 मार्क निकल देते हैं। ये देखते ही नहीं है कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक की प्रक्रिया का संबंध किस अनुच्छेद से, तब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 109। तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान दिया कीजिए। वहीं वित्त विधेयक की जब बात आई है, वित्त विधेयक, तो इसके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कैसी बैठक बुलाई जा सकती है? तो संयुक्त बैठक क्या की जा सकती है? बुलाई जा सकती है। ठीक है, और वित्त विधेयक की अगर बात आती है तो वित्त विधेयक जो है इसको राष्ट्रपति, कौन? तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए क्या करता है? लौटा सकता है। तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं, जो कि होगा 19 नंबर प्रश्न। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण प्रणालियों जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो वो कौन मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। और ये आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं, क्योंकि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसका विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। वहीं जलोढ़ मिट्टी से आप ये लिख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर के विशाल मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती, इस तरह से लिखिएगा, तटवर्ती मैदान तथा राजस्थान के संकरी पट्टी में पाया जाता है। किस पट्टी में पाया जाता है? तो संकरी पट्टी में पाया जाता है। इस तरह से नोट्स अपना तैयार किया कीजिए ताकि आप रिवीजन कर सके। ये ना कि जैसे तैसे कर लिए, बाद में भुंजा उसी में फाक के खा गए, पता चला बाद में खोज रहे हैं कि कहाँ बनाए थे। तो थोड़ा अच्छे से अपना नोट्स तैयार किया कीजिए, खा के फेंकने वाला मत किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लें। तो मजाक ये सब बात हो गई, लेकिन आपको अपना अच्छे से पढ़ना है, बनाना है नोट्स। वहीं बात करें कि इस मृदा में या इस मिट्टी में
इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये जो मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है, और बाकी बांगर, खादर ये सब आपको हम बता ही चुके हैं कई बार। चलिए आगे की प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ठीक, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत की बात करेंगे तो 15 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक, ये बात हो गई। वही बात करें कि 15 जुलाई 2015 को तो हुआ ही था, लेकिन इसका जो आरंभ हुआ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में कर दिया गया था। तो आपसे किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है ये ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, चूंकि वही बात करें, इसकी बात हो रही है, ये हुआ देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की बात हो रही है। अगर प्रधानमंत्री, यहाँ पर हम ये बोलना भूल गए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आरंभ किसके द्वारा, तो पीएम के द्वारा 9 मई 2015 को। तो क्वेश्चन यही देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर ले, जो कि होगा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 108। ठीक, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। वही बात करें तो राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है वो बुलाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक, कि कौन बुलाते हैं। वहीं अगर बात करें इसमें पॉइंट की, तो ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक या फिर क्या कहता है, वित्त विधेयक के मामले में क्या हो जाती है, की जा सकती है, ठीक, ये लिख सकते हैं। वही बात करें संयुक्त बैठक में, ये तो जान गए कि किस मामले में की जाती, किस मामले में नहीं की जाती है, तो धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं की जाती है। तो किस में की जाती है, किस में नहीं की जाती है, दोनों आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, वहीं अगर बात करें, आपसे पूछ दे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता की अगर बात करें तो ये कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, और अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो अगर ये अनुपस्थित रहेंगे तब कौन करेगा, तब उपाध्यक्ष करता है। तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। थैंक यू।